हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू की सीरीज़, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम जो आपके होने वाले हैं उसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको नोट डाउन भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं, आपको एक आइडिया भी हो जाएगा इस सीरीज़ को देखकर। अगर आप जुड़े रहेंगे इस सीरीज़ के साथ लगातार हमारे साथ, तो आपको एक तो तरीका पता चल जाएगा कि जो करंट अफेयर से जोड़ के जीएस को किस तरीके से पढ़ना होता है, तो वो एक आपको एक बेहतर आइडिया हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I हमारे जो कोचिंग क्लासेज हैं उसमें तो हम बहुत ज़्यादा काफ़ी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, तो उसी में से कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। हमेशा से, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, सीडीएस हो, या एनडीए का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, तो हमारे क्लासरूम के जो हर हफ्ते करंट अफेयर्स के टेस्ट होते हैं उससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75I न्यूज़ में रहा है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ये जो प्रोजेक्ट 75 है इसमें 6 कालवेरी क्लास सबमरीन जो है डेवलप की जा रही है। सबमरीन टू बी डेवलप्ड बाय 2030 2030 के दशक में, मतलब 2030 के टाइम पीरियड में, तब तक 6 कालवेरी क्लास सबमरीन। तो आप समझते हैं ना कि नेवी के तो एक तो शिप्स होते हैं, वॉरशिप्स। ठीक है, शिप्स को ना आइडेंटिफाई, चाहे वो हम फाइटर के थ्रू आइडेंटिफाई करना हो तो, क्योंकि वो तो नेकेड आइज से दिख जाएगा, फाइटर के थ्रू भी दिख सकते हैं, या फिर जो कैमरा लगे हुए रहते हैं फाइटर्स में, सैटेलाइट में कैमरा, उससे भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है वॉरशिप्स को। लेकिन सबमरीन क्या है, पानी के अंदर चलते हैं, तो ऊपर से आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि पानी के अंदर सबमरीन है कि नहीं, उसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो वॉर टाइम में खासकर नेवी जब इन्वॉल्व होती है तो सबमरीन का बहुत बड़ा रोल होता है वॉर टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 कालवेरी क्लास सबमरीन डेवलप करेंगे 2030 तक, मिड 2030 तक। ठीक है, 2035 के तक। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये प्रोजेक्ट 75 या 75I है, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमरीन, तो बी हमारा इसका आंसर होगा, बी हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। सेमी क्रायोजेनिक इंजन। देखिए, अब ये जो क्रायोजेनिक इंजन है, समझ लेते हैं कि जब हम कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो जिस रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, लॉन्च व्हीकल से सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, उसमें एक तो सॉलिड इंजन होते हैं जो पहले के टाइम पे होते थे, लिक्विड इंजन होते हैं, या क्रायोजेनिक इंजन होते हैं। जैसे हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसमें तीनों तरीके के इंजन यूज होते हैं। सॉलिड भी होता है फर्स्ट फेज में, फिर सेकंड फेज में लिक्विड, और थर्ड फेज में क्रायोजेनिक इंजन यूज होता है। सॉलिड फर्स्ट फेज में इसलिए यूज होता है, सबसे ज़्यादा थ्रस्ट चाहिए होता है सैटेलाइट को, तो इसलिए सॉलिड इंजन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद लिक्विड, सैटेलाइट थोड़ा ऊपर चली जाए, मतलब रॉकेट सैटेलाइट को लेके थोड़ा ऊपर चला जाए, फिर लिक्विड इंजन, और जब वो माइक्रो ग्रेविटी में आ जाता है तो फिर क्रायोजेनिक इंजन यूज होता है। तो ये सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक में ना लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है, हाइड्रोजन यूज होता है। लिक्विड ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर होता है 183 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये -253 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड हाइड्रोजन। तो क्रायोजेनिक में ये यूज होते हैं, मतलब इस टेम्परेचर में ऑक्सीजन जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वरना वो गैस होती है। हाइड्रोजन भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है इस टेम्परेचर में, इतने कम टेम्परेचर में। तो क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल की तरह तो हाइड्रोजन यूज होता है, और ऑक्सीडाइजर, क्योंकि फ्यूल की बर्निंग के लिए ऑक्सीडाइजर चाहिए होता है, तो ये दोनों यूज होते हैं क्रायोजेनिक इंजन। अब सेमी क्रायोजेनिक इंजन में क्या होगा, सेमी क्रायोजेनिक इंजन में जो लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर का तो काम करेगा, लेकिन एक रिफाइंड केरोसिन, लिक्विड हाइड्रोजन ना होकर रिफाइंड केरोसिन यूज होगा, रिफाइंड केरोसिन। तो लिक्विड हाइड्रोजन ना होकर रिफाइंड केरोसिन, तो इसलिए से सेमी बोल रहे हैं, सेमी का मतलब हाफ होता है ना, सेमी क्रायोजेनिक। ठीक है, तो ये तैयार किया गया है रिसर्च के बाद कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन जो कि क्रायोजेनिक इंजन में यूज होता है, वैसे लिक्विड हाइड्रोजन है लेकिन रिफाइंड केरोसिन यूज होगा, और इसे सेमी क्रायोजेनिक इंजन बोल रहे हैं। इसके टेस्ट किए गए हैं ताकि फ्यूचर में जो स्पेस मिशन हो सेमी क्रायोजेनिक इंजन के थ्रू भी किया जा सके। नई नई चीज़ें टेस्ट होती रहती हैं,
तो ये न्यूज़ में था, सेमी क्रायोजेनिक कंसिडर इट यूज लिक्विड ऑक्सीजन लिक्विड, तो ये गलत है, ये क्रायोजेनिक इंजन के फीचर हैं, सेमी क्रायोजेनिक के नहीं है, ठीक है। इट इनकी पेलोड कैपेसिटी लॉन्च व्हीकल ड्यू टू यूज ऑफ लाइटर फ्यूल, तो ये करेक्ट है, लाइटर फ्यूल यूज होगा, रिफाइंड केरोसिन का वजन कम होगा लिक्विड हाइड्रोजन के मुकाबले, तो ये पेलोड कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, तो बी हमारा आंसर बन जाता है, इसका बी हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। वीडियो को लाइक जरूर करें जिन लोगों ने लाइक नहीं करा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट खुल के करें, और इस सीरीज के साथ आप बने रहेंगे तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम में। हाँ, आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। टोटल अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शनड अंडर पीएम मुद्रा योजना सिंस इंसेप्शन, तो ये न्यूज़ में इस वजह से रहा कि जो पीएम मुद्रा स्कीम है इसे 10 साल हो गए थे, पीएम मुद्रा स्कीम को 10 ईयर्स, 2015 में लॉन्च की गई थी और 2025 में 10 साल हो जाते हैं 2025 में। तो अब 10 ईयर्स में ये देखा गया कि भाई टोटल कितने लोन दिए गए हैं, तो लगभग 52 करोड़ लोन दिए गए, 52 करोड़ लोन्स दिए गए, और जिनकी जो वैल्यू थी इन 52 करोड़ लोन की 32 लाख करोड़ थी, अराउंड 32 लाख करोड़ रुपीस, ये लोन का नंबर है, ये रुपीस नहीं है, इतने लोन दिए गए, 32 लाख करोड़ उनकी मनी वैल्यू है। तो 10 साल का एक वो रिलीज किया सरकार ने डेटा, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाता है, सी। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि लगभग इन मुद्रा लोन में 68% लोन जो है विमेन्स को दिए गए, विमेन को दिए गए हैं। तो एक इंपॉर्टेंट डेटा ये है, 32 लाख करोड़ रुपीस वैल्यू का लोन दिया गया, टोटल नंबर ऑफ लोन 52 करोड़ लोन है। मुद्रा स्कीम में ये सब नॉन फार्म सेक्टर को लोन दिया जाता है, स्मॉल बिजनेसेस को लोन दिया जाता है मुद्रा स्कीम में। 3 कैटेगरी होती है, शिशु, किशोर और तरुण। अंडर शिशु कैटेगरी 50,000 तक का लोन दिया जाता है, रुपीस तक का। किशोर कैटेगरी में 5 लाख तक का लोन दिया जाता है, और तरुण कैटेगरी में 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। और तरुण प्लस में 20 लाख तक का, मतलब तरुण में ही एक तरुण प्लस कैटेगरी बना दी गई है, तो 20 लाख तक का लोन दिया जाता है। तो 3 कैटेगरी मेनली होती हैं, चौथी कैटेगरी तरुण प्लस, तरुण में ही इंक्लूडेड है। तो 20 लाख तक का लोन इसमें कोई भी इंडिविजुअल स्मॉल बिजनेसेस ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे वो लोग भी एलिजिबल होते हैं, जैसे अखबार फेंकने वाले, ढाबे वाले, या कई लोग कोई छोटा मोटा बिजनेस करने वाले, वो सभी लोग एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 में। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ये काफी न्यूज में था, तो डीआरडीओ ने डेवलप करा है इसे। आकाश एयर डिफेंस क्या कर रहा है, आकाश एयर डिफेंस, एयर डिफेंस का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लिया कि पाकिस्तान की टेरिटरी से कोई भी मिसाइल आती है, कोई भी छोटी मिसाइल, क्योंकि आकाश बहुत बड़ी मिसाइल के लिए नहीं है, ये लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को भी ही अटैक करता है। कोई भी मिसाइल आती है तो हमारे जो रडार हैं, रडार वो उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करेंगे रेडियो वेव्स के थ्रू, और फिर वो वेपन सिस्टम के साथ हमारे रडार के जो इनपुट होते हैं वो कैलकुलेट करेगा किस हाइट से आ रहे हैं, किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, क्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, जो भी एनिमी कंट्री की तरफ से मिसाइल आ रही है, तो हमारा वेपन सिस्टम को वो इनपुट देगा, रडार सिस्टम, और फिर हमारे वेपन सिस्टम से एक मिसाइल निकलेगी जो पाकिस्तान की मिसाइल को एनिमी एयर स्पेस में ही गिरा देगी। जैसे आपने रामायण अगर देखी है किसी ने, तो रावण ने एक तीर मारा तो राम ने भाई इंटरसेप्ट कर लिया, अच्छा वो कैलकुलेशन कर ली कि वो तीर यहाँ से आ रहा होगा माइंड में, और फिर एक तीर छोड़ा और राम का तीर रावण का तीर टकराया और रावण का तीर गायब हो गया। तो सेम वैसा ही सिस्टम है, वहाँ पर राम ने आंखों से ही इंटरसेप्ट करा था, आइडिया लगा लिया कि डायरेक्शन ये है, सब है। यहाँ पर रडार सिस्टम टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई कर रही है कि अच्छा ये इनकमिंग ऑब्जेक्ट है, या लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ड्रोन भी हो सकते हैं वो, और फिर हमारा वेपन सिस्टम उसको कैलकुलेशन के बेसिस पे उसे गिरा रहा है एनिमी एयर स्पेस में। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय, उसमें आकाश तीर ने, आकाश एयर डिफेंस में आकाश तीर मतलब वो जो छोटी छोटी मिसाइलें जा रही हैं और ड्रोन्स को गिरा रही थी पाकिस्तान से, जो मक्खियों की तरह इतने सारे ड्रोन्स आ रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो डीआरडीओ ने डेवलप करा है आकाश एयर डिफेंस। ये लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट पाकिस्तान का, चाहे फाइटर हो, कम फ्लाइंग ऑब्जेक्ट,
जो है 30-35 किलोमीटर इसकी रेंज है। आकाश तीर की रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है। ये लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को गिरा देगा या पाकिस्तान की तरफ से जो भी ड्रोन आ रहे होंगे उनको गिराएगा। हालांकि अब इंडिया ने एक भार्गव अस्त्र ट्रायल चल रहा है भार्गव अस्त्र का। वो भार्गव अस्त्र क्या है, जो स्वयं ड्रोन्स होते हैं, जो खूब सारे ड्रोन 50-100-150 ड्रोन पूरे कोऑर्डिनेटेड तरीके से आते हैं। ड्रोन्स में ना माइक्रो मिसाइल छोड़ेगा भार्गव अस्त्र, उन सबको गिरा देगा। उसके फील्ड ट्रायल्स अभी चल ही रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में नहीं यूज हुआ था भार्गव अस्त्र, ऑपरेशन सिंदूर में आकाश तीर बहुत इफेक्टिव रहा था, ठीक है। और अगर कोई बड़ी मिसाइल आ जाए या बड़े फाइटर जो काफी हाइट में उड़ रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास S-400 है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम S-400 है, जो कि हमने रशिया से खरीदा है, रशिया से, ठीक है, S-400 सिस्टम। तो ये न्यूज में था, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाता है। उसके अलावा हमारा 32 विच आर द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार। तो अब की नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए। वैसे एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, म्यांमार अरुणामामी, अरुणामामी, म्यांमार के साथ जो बाउंड्री है। अरुणा मतलब अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणा मतलब नागालैंड, मामी तो ये हमारा ये मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, मणिपुर, और ये मिजोरम हो गया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, अरुणा मामी, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। ये 4 स्टेट हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश ये म्यांमार की बाउंड्री को टच करते हैं। त्रिपुरा ना बांग्लादेश की बाउंड्री को टच करता है, और जो वहाँ पर मेघालय है वो भी बांग्लादेश की बाउंड्री। तो वो पूरी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, एग्जाम में ये बेसिक से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो इसका आंसर है कि जो टच नहीं करता वो त्रिपुरा है, डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, रायसेना डायलॉग ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। रायसेना डायलॉग जो है ये 2016 में इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने लॉन्च करा। ये राष्ट्रपति भवन में रायसेना हिल्स है, वहाँ पर किया जाता है। इसमें पूरी दुनिया के अलग अलग कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी आते हैं और अलग अलग थिंकर्स भी आते हैं, अलग अलग ऑब्जर्वर्स भी आते हैं, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन होता है पूरी दुनिया में, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर को डिस्कस कर लेंगे, या फिर इसराइल के वहाँ पर क्या चल रहा है, या क्लाइमेट चेंज को डिस्कस कर लेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात कर लेंगे। तो जियो पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन चलता है रायसीना डायलॉग में। तो 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने स्टार्ट करा था, और पूरे दुनिया से थिंकर्स यहाँ पर आते हैं, कई कई कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी आते हैं रायसीना डायलॉग में, ठीक है। तो इट इज़ अ फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो स्ट्रेटेजी, बी इसका आंसर बन जाता है। 34, द रिपोर्ट टाइटल फ्रॉम बोरोवर टू बिल्डर्स, विमेन रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी। तो ये ना नीति आयोग ने रिपोर्ट सबमिट करी है, नीति आयोग, इसका आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने ये रिपोर्ट सबमिट करी है, ठीक है। कि जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि ये कौन सा वाला लोन, मुद्रा लोन जो है 68% विमेन को दिया गया। तो उसको भी ये डेटा को भी स्टडी करके ये बोल रहा है कि फॉर बोरोवर्स टू बिल्डर्स, तो जो विमेन है 68% विमेन बोरोवर थी पिछले 10 साल में मुद्रा लोन में, तो वो बिल्डर्स भी हैं, वो मतलब कंट्री के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, कंट्री को बिल्ड कर रही है। तो विमेन्स रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी, उसी के बेसिस पे ये बोल रहे हैं। तो ये डेटा पब्लिश हुआ था नीति आयोग को, पब्लिश्ड बाय सिबिल। सिबिल क्या है? सिबिल जो है, जब भी हम किसी बैंक से किसी से भी लोन लेते हैं तो बैंक ना हमारा सारा डेटा सिबिल के साथ शेयर कर लेता है। सिबिल स्कोर भी काउंट होता है। आपने किसी ने अगर लोन के लिए अप्लाई किया हो या किसी को आइडिया हो, 900 में से 750 स्कोर अच्छा माना जाता है। जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 750 प्लस स्कोर का मतलब एक अच्छा स्कोर है लोन के लिए एलिजिबिलिटी के लिए। 750 से कम स्कोर उतना अच्छा नहीं माना जाता, 750 से ऊपर का स्कोर अच्छा माना जाता है सिबिल का। तो सिबिल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। और इसके पास जितने भी लोग होते हैं जिन्होंने उधार लिया, उनकी सारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रहती है। तो अगर हम कहीं भी अप्लाई करते हैं तो वो जिससे जहाँ भी हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं
वो ऑर्गेनाइजेशन सिबिल में चेक कर लेती है कि हमारे पास्ट के सारे लोन या प्रेजेंट के जितने भी लोन हैं, सारा डेटा उसको पता चल जाता है सिबिल में देखकर। ठीक है, तो सिबिल के साथ मिलकर ये नीति आयोग, ये हमारा आंसर बन जाता है इसका। ऑपरेशन ब्रह्मा भी न्यूज़ में रहा, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है? म्यांमार में अर्थक्वेक आया था, तो ह्यूमैनिटेरियन एड थी, जिसमें हमारे जो हैं एनडीआरएफ की बटालियन भी गई थी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और हमने ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह, पानी, खाना, कई चीज़ें, गद्दे, टेंट वगैरह, वो सब पूरी एड लेकर वहाँ पर गए थे ऑपरेशन म्यांमार में, ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ये भी एक न्यूज़ में था, मार्च 2025 में ये अर्थक्वेक आया था। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू म्यांमार, ये हमारा इसका आंसर बन जाता है। थैंक यू स्टूडेंट।